Hello everyone, this is the Doctor Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल में अपना लास्ट आर्टिकल थर्ड, उसमें हम पढ़ रहे थे आयनिक रेडियस। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बताया था आयनिक रेडियस हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था आर्टिकल थर्ड का। पहले मैंने आपको बताई थी पीरियोडिसिटी, मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। अब आप लोग मुझे बताओगे रिएक्टिविटी ऑर्डर मेटल्स में मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने नॉन मेटल्स में क्या बताया था और उसका क्या रीज़न था। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने क्या बताया था। ये तीनों ऑर्डर अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद मैंने आपको डिफाइन किया था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के एटॉमिक रेडियस को बॉन्ड के विभाग पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेटेलिक रेडियस, जिसको क्या बोला था, क्रिस्टल रेडियस या फिर कोवेलेंट रेडियस, और थर्ड वॉन डर वाल रेडियस। क्लियर है? इसका निकालना भी बताया था। कोवेलेंट रेडियस कैसे पहचानते थे? कोवेलेंट रेडियस हम पहचानते थे बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जल्दी बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए एंड होमो एटॉमिक बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो होती है, आयनिक रेडियस किस किस के बीच में होती है? बिटवीन, जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है वहाँ पर आयनिक रेडियस होती है, और न्यूट्रल एटम के बीच जो होती है वहाँ पर कौन सी रेडियस होती है? जल्दी बताओ। एटॉमिक रेडियस। चलिए देखो, जो आयनिक रेडियस होती है, आयनिक रेडियस में मैंने बताया था रेडियस ऑफ कैटाइन। कैटाइन आप लोग सभी लोग जानते हो, क्या बताया था कैटाइन का मतलब? कैटाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक नहीं कितने भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब उस एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसको बोला था कैटाइन, और अगर उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो रही है, तो उसको हमने बोला था एनाइन। तो मैंने बताया था रेडियस की एक फंडामेंटल ट्रिक कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, मतलब उसकी रेडियस कम होती जा रही है, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जिसके लिए उसकी रेडियस बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए, जब भी आयनिक रेडियस निकालनी हो, मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। एक बताई थी नंबर ऑफ शेल, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस बढ़ती है ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। क्लियर है? सेकंड मैंने बताया था जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट कहाँ का लगना बताया था? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, कहाँ का लगना बताया था? फॉर सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट है और अगर उसमें चार्जेस का वेरिएशन आ रहा है, तो मैंने बताया था जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, बिकॉज जेड इफेक्ट जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बिकॉज मैंने बताया था जेड इफेक्ट एक टाइप का अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन है मतलब न्यूक्लियस के क्लोज है, अगर क्लोज है तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। क्लियर है? तो जहाँ जेड इफेक्ट पहला हो गया सेम एलिमेंट, दूसरा सेम पीरियड। अगर पीरियड है तो आप लोग बता दोगे पीरियड में जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाती है। लेकिन जो नोबल गैसेस होती थी उनकी पीरियड में सबसे ज़्यादा रेडियस होती थी। क्यों होती थी? ड्यू टू वॉन डर वाल रेडियस। क्लियर है? चलिए, एंड जेड इफेक्ट थर्ड कहाँ पर लगता है? फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते थे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसोइलेक्ट्रॉन्स में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ती है। मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था ना कल। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे थे कल हम लास्ट में हमने थोड़ा छोड़ा था मैंने, फैक्टर अफेक्टिंग टू रेडियस। फर्स्ट था नंबर ऑफ शेल,
नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। सेकंड था जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। ये हट गया है, मैं 1 मिनट से ही करती हूँ। हाँ जी, देखो जो रेडियस होती थी वो जेड इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। थर्ड मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर। 1 सेकेंड बच्चों, ये मिस प्रिंट हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिए ना? देखो फर्स्ट था नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये मैंने बताया था। सेकेंड पॉइंट बताया था जो रेडियस होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक तरीके का रिपल्शन होता है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऐसा फैक्टर था जो ग्रुप में भी बढ़ता था और पीरियड में भी बढ़ता था, लेकिन ज़्यादा कहाँ बढ़ता था? ग्रुप में बढ़ता था। एंड थर्ड आता है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड जेड इफेक्ट जो होता है वो 3 जगह लगता है, फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? एंड फोर्थ हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। 2 एटम के बीच जितने भी बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 बॉन्ड होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, अगर 3 बॉन्ड होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। और मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर को रेडियस से कैसे डिफाइन किया था। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो हम कौन कौन से इफेक्ट पढ़ चुके थे? फर्स्ट नंबर ऑफ शेल, सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड जल्दी बताओ जेड इफेक्ट एंड फोर्थ बॉन्ड ऑर्डर। फिफ्थ पढ़ते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही एक्सेप्शन आपका क्लियर करेगा जितने भी एक्सेप्शन आते हैं रेडियस में। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को मान लो ड्यू टू डिक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। अब किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है? 4f का, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। देखो इन लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है 4f में। क्लियर है? लेंथेनॉइड्स को पहले कहाँ रखा गया है ये डिसाइड करो, जल्दी बताओ फटाफट से। मैंने बताया था लेंथेनॉइड्स को रखा गया है थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में। एफ ब्लॉक को, लेंथेनॉइड्स को नहीं, एफ ब्लॉक को रखा गया है थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में। 6 पीरियड का नाम था लेंथेनॉइड्स एंड 7 पीरियड का नाम था एक्टिनॉइड्स। 6 पीरियड में लेंथेनॉइड्स में जो एलिमेंट रखे गए थे वो रखे गए थे 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक, एंड जो 7 पीरियड में जो एक्टिनॉइड्स रखे गए थे उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ बिलोंग करता था? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम तक। क्लियर है? अब मैंने एक और बात बताई थी कि क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में जो रखा गया था उनको थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया था? बिकॉज थर्ड ग्रुप में इसलिए रखा गया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1d का जब सम करा था तो वो 3 आया था। इसी वजह से एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में रख दिया गया। क्लियर है? चलिए, तो लेंथेनॉइड्स कहाँ रखा गया है? 6 पीरियड में रखा गया है। अगर 6 पीरियड में रखा गया है तो मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक जनरल ट्रेंड बताया था। कैसे फिल करते हैं? NS, N-2f, N-1d एंड Np। अगर 6 पीरियड में लेंथेनॉइड्स आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ F कौन सा होगा? 4f होगा। वेरी गुड, बिकॉज F कौन सा फिल करा जाता है? N-2, मतलब जो N दिया है उसका 2
कम यूज़ किया जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो लैंथेनोइड्स में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया ना, 4f में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, जिसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 6s का, 5s का एंड 5p का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है फॉर 4f के लिए। कहाँ f है और कहाँ पर s p d है ना, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मान लो ऐसे समझो, s p d f एकदम बाहर है, ओके, f जो है एकदम बाहर है, एक मिनट, एस पी डी एफ जो है बाहर होगी ना, लेकिन कौन सी है, 4 है, तो 4 तो क्या होगी, अंदर होगी, जिसकी वजह से उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो वेरी लो हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मतलब वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रेडियस कम हो जाएगी। क्लियर है? इसे सुनो, लैंथेनोइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है 4f के अंदर। 4f के अंदर आने की वजह से जो 4f के लिए 6s, 5s एंड 5p का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है या फिर वेरी लो होता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन है तो मतलब वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, अगर न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है इसकी वजह से उसकी रेडियस कम हो जाती है। तो जब भी हम मान लो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप तक आएंगे तो रेडियस का वही ऑर्डर रहता है, लेकिन जहाँ से लैंथेनोइड्स स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से रेडियस में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर कम होने की बजाय रेडियस जो होती है 6 एंड 7 पीरियड में ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। क्लियर है? तो थर्ड ग्रुप के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे 6 एंड 7 पीरियड में उनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो, ये बताया गया है ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है लैंथेनोइड्स में। ये लैंथेनोइड्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मैंने हर एक एलिमेंट को याद कराया है। अब आप बोल नहीं सकते कि मैम आपने याद नहीं कराया, तो आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर बच्चों ज़रूर देखो। अगर आप डायरेक्ट इस पर ही आ गए उस लेक्चर पे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, तो पहले वाला लेक्चर देखो देन इस पर आओ। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये जो अप्लाई होता है ये होता है 5th एंड 6th पीरियड में आफ्टर थर्ड ग्रुप। देखो, जब थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो थर्ड ग्रुप में नो डाउट ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से रेडियस बढ़ेगी। तो 3d से ज़्यादा 4d एंड 4d से ज़्यादा 5d का होगा। लेकिन अगर मैंने उधर 6 एंड 7 पीरियड बोल दिया है तो उसको करेक्ट कर लेना 5th एंड 6th पीरियड। ठीक है? थर्ड ग्रुप के बाद जब हम आगे जाएंगे 4th, 5th, 6th जितने भी ग्रुप में जाएंगे उधर क्या होगा, 5th एंड 6th पीरियड में लगेगा लैंथेनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से उनकी जो रेडियस होगी वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। इसी वजह से जब हम डी ब्लॉक में 4th ग्रुप में 5th एंड 6th पीरियड में जाते हैं तो ज़र्कोनियम एंड हाफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यही बताया कि थर्ड ग्रुप में लैंथेनोइड्स बच्चों नहीं आएंगे। थर्ड ग्रुप में लैंथेनोइड्स नहीं आएंगे। लैंथेनोइड्स भले थर्ड ग्रुप में रखा गया है लेकिन उसका इफेक्ट तो थर्ड ग्रुप के बाद आएगा ना, क्योंकि थर्ड ग्रुप में तो जो उस जगह लैंथेनम को रखा गया है ना, एफ ब्लॉक नहीं रखा गया, एफ ब्लॉक को तो उसमें हाइड कर दिया गया है। उसमें जो प्रॉपर एलिमेंट है वो क्या है, लैंथेनोइड है। क्लियर है? तो देखो, थर्ड ग्रुप में तो वही ऑर्डर रहेगा रेडियस का, 3d सीरीज से ज़्यादा 4d सीरीज, 4d सीरीज से ज़्यादा 5d सीरीज। क्लियर है? चलिए, लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज। क्लियर है? अब आप बोलोगे ये क्या है 3d सीरीज? 3d मतलब n कौन सा यूज़ किया है इसमें, जल्दी बताओ, n कौन सा यूज़ किया होगा, 4 का, बिकॉज n माइनस 1d का यूज़ करते हैं ना, एक कम d यूज़ करते हैं। तो ये 4, ये 5th पीरियड एंड ये 6th पीरियड।
तो देखो, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो थे वो फोर्थ ग्रुप से ही स्टार्ट हुए थे, तो थर्ड ग्रुप में जब हम जाते हैं तो रेडियस का ऑर्डर होता है 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D। लेकिन डी ब्लॉक की जब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड ग्रुप के आगे बढ़ेंगे, अब क्या आ गए, लेंथेनॉइड्स। कौन सा इफेक्ट लगने लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ लगेगा, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में। कैसे लगेगा, 3D, 4D, 5D में जो हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो 3D से ज़्यादा 4D, लेकिन 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो जर्कोनियम और हाफनियम होता है, इसका जो साइज होता है, इनको ट्विंस एलिमेंट बोलते हैं, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। अब आता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी सेम होता है जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस पीरियड में लगेगा, 5F का। ओके, तो द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5F इज ऑल्सो इज वेरी पुअर, हैज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एक्टिनॉइड इज ऑल्सो डिक्रीज। तो एक्टिनॉइड से जाने पर भी जो रेडियाई होगी वो कम होगी ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, एंड जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो होता है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक्टिनॉइड्स में भी अंदर जाने पर उसकी रेडियस कम हो जाती है। तो क्लियर है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है। अब आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इस ट्रांजिशन है तो नाम से क्लियर है, किसको बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट, जल्दी बताओ किसको बोला था। वेरी गुड, डी ब्लॉक के जो मेंबर्स थे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला था। क्यों बोला था, बिकॉज वो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ कहाँ ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, तो टू मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट के बीच। क्लियर है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये होता है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का। फिर से मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करो, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वो था वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था वो था वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था वो था वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। देखो 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया है, बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली। याद किया था ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली। तो देखो जब भी हमारा जो ट्रेंड कहता था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता था, रेडियस बढ़ती थी बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी, या फिर ऐसे बोल दो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता था। लेकिन 13th ग्रुप में एक्सेप्शन होता है बच्चों रेडियस का। ये क्वेश्चन कई सौ बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। नो डाउट बोरॉन से ज़्यादा एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा रेडियस, क्योंकि नीचे जाने पर बढ़ता है। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में से जो साइज बड़ा होना चाहिए गैलियम का, जो हमारा जनरल ट्रेंड था, बिकॉज गैलियम में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक्सेप्शन होता है, गैलियम का साइज ना ज़्यादा होकर एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। अब गैलियम एंड इंडियम में से किसका ज़्यादा होगा, इंडियम का, बिकॉज नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं। अब इंडियम एंड थैलियम में क्या लगेगा, लेंथेनॉइड्स के बाद क्या लग जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या हो जाती है, स्लाइटली बढ़ जाती है। तो एक्सेप्शन कहाँ है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। एल्यूमिनियम एंड गैलियम में से बड़ा होना चाहिए गैलियम का, लेकिन रेडियस बड़ी होती है एल्यूमिनियम की ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड इंडियम एंड थैलियम में से साइज बड़ा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यह स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू, जल्दी बताओ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही बताया गया है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी, और उसको फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो जब हम पीरियड में देखते हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं हम पूरी पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। मैंने बताया था, मैं हज़ारों बार बता चुकी हूँ, जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है,
बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा हो जाती थी ड्यू टू वॉन डेर वाल रेडियस। तो पीरियड में सबसे ज़्यादा किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? जल्दी बताओ किसकी होगी? नोबल गैसेस की। क्यों? बिकॉज उसमें वॉन डेर वाल गैसेस होती हैं। पीरियड का क्लियर है? ऐसे ऑर्डर जाएगा। जब हम ग्रुप में जाते हैं तो फर्स्ट थर्ड ग्रुप तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो जनरल ट्रेंड होता है उनका कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। थर्ड ग्रुप तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी। लेकिन देखो सीजियम एंड फ्रेंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। एंड 13th ग्रुप में मैंने बता ही दिया एल्यूमिनियम एंड गैलियम किसकी बड़ी होनी चाहिए? गैलियम की बड़ी होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है? एल्यूमिनियम की, ड्यू टू, जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रही, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड इंडियम एंड थैलियम्स की ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, लेकिन यहाँ स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। तो थर्ड ग्रुप में तो जो ऑर्डर था वही ऑर्डर था, 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज एंड 4D सीरीज से ज़्यादा 5D सीरीज। लेकिन फोर्थ ग्रुप में क्या होता है? 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज का ज़्यादा होता है, नो डाउट, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, लेकिन 4D और 5D में से ज़्यादा होना चाहिए 5D का, लेकिन 4D में और 5D में से ऑलमोस्ट सेम होती हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, अब क्या होता है जब हम डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिया रेडियस का ऑर्डर? पीरियड में पढ़ लिया, एस ब्लॉक में पढ़ लिया। पी ब्लॉक में कितने एक्सेप्शन थे? 2 एक्सेप्शन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एस ब्लॉक में सीजियम एंड फ्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बाकी जो ट्रेंड था रेडियस का, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती थी। तो एस ब्लॉक का पढ़ लिया, पी ब्लॉक का पढ़ लिया एंड एफ ब्लॉक का भी पढ़ लिया। रेडियस क्या होती थी? उसमें कम होती थी। अब पढ़ते हैं डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, जनरल जो हमें पढ़ना था वो तो हमने पढ़ लिया, ये हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। 3D सीरीज में मैंने आपको 3D सीरीज के मेंबर याद करना बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इसमें सिग्मा एंड जेड इफेक्ट का कॉम्युलेटेड इफेक्ट होता है। तो मैग्नीज तक क्या होता है? रेडियस कम होती है। अगर रेडियस कम हो रही है तो आप मुझे बताओ जेड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा होगा या सिग्मा ज़्यादा बढ़ रहा होगा? बिकॉज जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस कम होती है, जब सिग्मा बढ़ता है तो रेडियस बढ़ती है। तो यहाँ पर रेडियस कम हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा क्या बढ़ रहा होगा? बढ़ते तो दोनों है, जेड इफेक्ट और सिग्मा, लेकिन ज़्यादा क्या बढ़ रही है? जेड इफेक्ट। तो यहाँ पर जो रीज़न आता है जेड इफेक्ट इज मच ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है। एंड कॉपर एंड जिंक में जाते जाते रेडियस बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ रही है तो यहाँ पर अब कौन डोमिनेट हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से रिपल्शन है, रिपल्शन है तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, मतलब जो उसकी रेडियस है वो बढ़ेगी। अगर रेडियस बढ़ रही है मतलब यहाँ पर सिग्मा डोमिनेट है। क्लियर है? और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज होता है, ऐसा बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज़ एलॉय बनाने में किया जाता है और उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर से सुनो, डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ड्यू टू उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से वो एलॉय बनाने में यूज़ होते हैं और जो एलॉय होती है उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब मेरे पास क्वेश्चन बताओ फटाफट से। आपके पास एक एलिमेंट दिया है लिथियम, एक दिया है मैग्नीशियम, तो इसमें से मुझे ऑर्डर बताओ रेडियस का, लिथियम एंड मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होगा? क्या ये सेम पीरियड के हैं? नहीं है। वेरी गुड। क्या ये सेम एलिमेंट है? नहीं है। क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? नहीं है। जब जेड इफेक्ट नहीं लग रहा तो और इफेक्ट देखेंगे, तो यहाँ क्या लग रहा है? नंबर ऑफ शेल। जब भी जेड इफेक्ट ना लगे तो सेकंड देखेंगे नंबर ऑफ शेल। इसका 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 12 एटॉमिक नंबर है। ये किस पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में।
और ये आता है थर्ड पीरियड में। क्लियर है? तो इसकी नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, तो नो डाउट जिसकी नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा। तो लिथियम और मैग्नीशियम में से किसका साइज ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम का। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज इसकी रेडियस ज़्यादा है। अगर हम लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पर भी नो डाउट अब क्या आ गया यहाँ पर ना तो ये सेम एलिमेंट है, ना ही सेम पीरियड के, और ना ही ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? रीज़न नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग भी किसका बड़ा होना चाहिए? मैग्नीशियम का, लेकिन एक्सेप्शनली लिथियम प्लस का बड़ा होता है। क्लियर है? एक्सेप्शन है, याद करना है। स्मॉलेस्ट एनाइन होता है F माइनस एंड स्मॉलेस्ट कैटाइन होता है H प्लस। देखो जब भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट का रेडियस देखते हैं ना, तो फर्स्ट ए एलिमेंट को ऊपर लिख लो एंड सेकेंड एलिमेंट को ऐसे नीचे लिख लो। फिर क्या करो, ऐसे M बना दो एंड उल्टा Z बना दो, वो उसका रेडियस का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? देखो अब ऑक्साइड आयन होते हैं O-2, पर ऑक्साइड आयन होते हैं O2-2 एंड सुपर ऑक्साइड आयन होते हैं O2-। ऑक्साइड आयन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होनी चाहिए, पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। क्लियर है? कोई भी बात की टेंशन नहीं लेनी, जब तक हमारी केमिस्ट्री खत्म होगी ना, गारंटी से 180 नंबर का होता है ना, गारंटी से आप 150 प्लस स्कोर करोगे अगर आपने मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है पूरी, अगर आपने चैप्टर क्लियर करें तो। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। लेकिन आपको टपना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको PYQ करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करें उसके लिए हमें कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, ये मैटर नहीं करता। कुछ भी अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो अगर ऑक्साइड आयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 होनी चाहिए -2, परऑक्साइड आयन का मतलब होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है, एंड सुपर ऑक्साइड आयन का मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1/2। देखो जनरली क्या होता है, आप समझो, ऐसे समझो, ये छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट माइनस छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट, चुन्नू मुन्नू से एलिमेंट नहीं है, चुन्नू मुन्नू से एलिमेंट है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये ज़्यादा स्टेबल होगा? जो मान लो एक छोटा एलिमेंट रख दिया, एक बड़ा रख दिया, एक छोटा रख दिया, एक बड़ा रख दिया। अब आप अपने जनरल एग्जांपल ही देख लो, अगर कोई एक ही एज का बच्चा है, मान लो 14 15 ऐसे एज के बच्चे, मान लो 14 एज के बच्चे हैं, तो उनकी आपस में ज़्यादा पड़ती है। मान लो एक 10 साल का बच्चा है और एक है बड़ा 21 साल का बच्चा है, तो उसकी कोई मतलब नहीं बनता ना। तो ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा किस में आपस में बनेगी? जिसका एज ऑलमोस्ट सेम होगी। तो यही हमारे एटम्स में है, जिसका एटम्स में ऑलमोस्ट साइज सेम होता है वो मोर स्टेबल होगा, और जिसका एटम्स का साइज में लार्ज डिफरेंस होगा वो लेस स्टेबल होगा। क्लियर है? क्लियर है? जब भी मेटल मैंने ये बताया था, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल एंड नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड, एंड मेटलिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स के बीच, एंड फोर्थ था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड बिटवीन नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स। क्लियर है? तो यही बताया है कि मेटल और नॉन मेटल्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखते हैं कि एस ब्लॉक में, पहले तो मुझे बता दो फर्स्ट ए को क्या बोला था। अब मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी बताओ। एल्कलाइन मेटल्स, एंड सेकेंड ए को बोला था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज दीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड सेकेंड ए को भी नो डाउट क्या बोला था? बेसिक इन नेचर के। इसके भी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? जिसमें जो लिथियम होता है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड सेकेंड ए में जब हम बात करते हैं तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जो सेकेंड ए के मेंबर्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, बिकॉज इनका जो साइज होता है फर्स्ट ए के साइज से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है?
तो यहाँ हमारी रेडियस कंप्लीट होती है। कल से स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। क्लियर है? तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।